नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोदान। गोदान के 5वें भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो झुनिया और गोबर की जो प्रेम प्रसंग बातें चल रही थी, जिस तरह से वो दूसरे के महाजनों के घर पे दूध लेके जाती थी, तो वो किस तरह से उस पर नजर कर रखते थे या डालते थे। तो ये सब बातें पिछले भाग में देखी थी। आज इसका है भाग 6। तो भाग 6 को शुरू करते हैं, भाग 6 की परिचर्चा को। तो चलिए शुरू करते हैं। जेठ का महीना था और उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। पानी का छिड़काव हो रहा था क्योंकि वहाँ पे जो है क्या होने वाला था, धनुष व्यंग जो होने वाला था। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए थे। बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां, डांटे, नीले साफे बांधे जनता पर। देखो ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है कि राय साहब के यहाँ जो सिपाही रहते थे वो उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पांग बांधे मेहमानों और मुखियों पर आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आ कर रुकी और उसमें 3 महानुभव उतरे। वहाँ जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए थे उनका नाम क्या था? पंडित ओंकार नाथ। ये भी महत्वपूर्ण है। ये जो है इनका आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक थे। किस पत्रिका के संपादक थे? बिजली के। ये पॉइंट ध्यान रखना। जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला था। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है वह तो वकील पर ना वकालत चलने के कारण ये एक बीमा कंपनी ने घुला डाला था उन्हें। पर ना वकालत चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते थे। किसकी दलाली करते थे? बीमा कंपनी की। तल्लुकदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कई ज्यादा कमाई करते थे। इनका नाम क्या था? श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हुए, वो कौन थे? मिस्टर बी मेहता। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। मिस्टर मेहता थे वो यूनिवर्सिटी में किस विषय के अध्यापक थे? अगर ये पूछा जाता है तो दर्शन शास्त्र के। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए। आज सारे इलाके में असमी आएंगे और शगुन के रूप में यानी रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन दे दिए और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटनों तक करछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगाए राजा जनक माली बन गया। और गुरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के प्रसाद से हो रहा है। उसके बाद आगे का प्रसंग है कि राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर सरवती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यह वही एक वस्तु है। उसके बाद राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठते हुए कहा,
पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद प्रहसन। यही जो पॉइंट है ये पूछे गए थे क्रम अनुसार कि कौन सा पहले बात कही गई है। तो पहले धनुष यज्ञ, उसके बाद एक प्रहसन नाटक। कोई अच्छा ना मिला तो कोई इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यह एक व्यक्ति भी उसका अर्थ ना समझे। आखिर मैंने एक प्रश्न लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ओंकारनाथ साहब ने, रचना शक्ति में बहुत संदेह था कि उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों ही में चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है, अपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्हें चेष्टा नहीं है। कि पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया। ये बात महत्वपूर्ण है। ये कोटेशन किसने कहा? ओंकारनाथ ने। उसके बाद मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में ना पड़ना चाहते थे। फिर राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेता के हाथ में पड़कर बुरा हो जाता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो अपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। उसके बाद दर्शन शास्त्र के अध्यापक मिस्टर मेहता इन प्रशंसा को सहन न कर सके। विरोध तो करना चाहते थे पर सिद्धांत की आड़ थी। उन्हें हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी, जिसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी संताश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियासत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं। वैसे ही जमींदार हजारों और जमींदार हैं। आपकी धारणा की है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले खुद शुरू करो। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजल दे दें, चरा बर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जब भी जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की, मगर जीवन रईसों का उतना ही विलासमय जितना स्वार्थ से भरा हुआ। देखो, ये कोटेशन महत्वपूर्ण है। जो बातें करते हैं कम्युनिस्टों की, मगर जीवन रईसों का है। तो ये कौन कहता है? मिस्टर मेहता। अगला पॉइंट है हमारा कि राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गया और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग लगाना ना चाहते थे। उसके बाद तनखा ने राय साहब की वकालत की कि मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असमियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही न रहे। उसके बाद मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असमियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि जिसमें स्वार्थ है या नहीं, इसका ये कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। मध्य आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है।
मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं, तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बेकना बकना छोड़ दें सॉरी बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हैं तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर करना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में है। देखो ये जो है महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। उसके बाद राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात का धैर्य उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ अजम असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं कि मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र है। देखो ये बात जो है महत्वपूर्ण है कि जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र है। ये बात कौन कहते हैं? राय साहब। किससे कहते हैं? मेहता जी से। मेरे स्वर्गवासी पिता असमियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगन माफ कर देते थे। अपने बखार में अनाज निकलकर, यानी बखार किसे कहते हैं? जहाँ अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, निकाल कर असमियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मांतर कहती थी, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़ कर ना देना चाहते। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लगा हूँ कि जब तक किसानों को यहाँ रियासतें अधिकार के रूप में ना मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा नहीं सुधर सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। उसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विश्वस्तता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्रमाणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसमें मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें यहाँ हास्यपद हैं और लज्जापद हैं। इस व्यवस्था में हम जमींदारों में कितनी विशालशीलता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्जलता भर दी गई है यह खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से इनका अनुमोदन किया जा सकता है। इस शान को निभाने के लिए
हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्म विभान का भी नाम नहीं रहा। हम अपने अस्मियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों की कीमती कीमती डालियां न दें तो बागी समझे जाएं। शान से ना रहें तो कंजूस कहलाएंगे। प्रगति को की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है, पुरुषार्थ ही रह गया है। बस हमारी दशा उन बीचों की है, उन बच्चों की सी है जिसमें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे और अंदर से दुर्बल, स्वतहीन और मोहताज होते हैं। अगला पॉइंट है, मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जबान में इतनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहारों में नहीं लाते। ये बात कौन कहता है? मेहता। उसके बाद ओंकारनाथ कहते हैं, बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये बात कौन कहते हैं? ओंकारनाथ। किससे कहते हैं? मिस्टर मेहता से। महत्वपूर्ण है कोटेशन। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी है। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपए महीने हड़पते हैं? आप जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपए में अपना निर्वाह करते हैं। उसके बाद राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना ना कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश कारण होगा। महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। उसके बाद कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए, संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? उसके बाद, जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी कोई नई चीज नहीं है। कब से मनुष्य के ममत्व का विकास हुआ, तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईर्ष्या सभी समाज में समतापूर्वक थे। यूनान और रोम, सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी ना बन सकी। उसके बाद आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप इस विषय पर कोई लेखमार शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि अच्छी रकम दिलवाएं, तो अलबत्ता अपने सिद्धांत ही ऐसा लिए हैं कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। उसके बाद, मुझसे और आप में अंतर इतना है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते हैं कुछ, कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को
और बल को बराबर फैलाने की आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़ों का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं, क्या वह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवाय और क्या कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। उसके बाद तश्तरी में पान आए। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही अर्थ है कि हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उसमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं है। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विषय बोने के लिए उसके बाद और फिर प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस भिक्षु का डंक तोड़ देना चाहते हैं। ये बात राय साहब अपने मेहमानों से कहते हैं। उसके बाद दूसरी मोटर आ पहुंची। मिस्टर खन्ना उतरे। एक बैंक के मैनेजर और शंकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दो देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील थीं, वह मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना हैं। दूसरी महिला ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए, उसके मुख पर छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तलुकदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं है। मेकअप में प्रवीण हैं, बला की हाजिर जवाब। पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण है। जहाँ आत्मा का स्थान वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान वहाँ हाव भाव, मनोद्धार का कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप हो गया। उसके बाद अपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलाशमर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आप अपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहदर्शा क्यों गायब हो जाती है। उसके बाद मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे, नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगते थे, पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही महिला आई उनकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता है। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि ना रहती थी। फिर मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर देखा और दया भाव से कहा, मिस्टर मेहता बुरा न माने तो बतला दूं। उसके बाद खन्ना मिस मालती के उपासकों में से थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना पहुंचना लाजिम था। उनके आसपास बहनों की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। उसके बाद तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए उनके विचारों में मगन बैठे हैं। आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं।
आप उनसे बात किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में पड़ रहे हों। सब लोगों ने हा हा कर मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और भी क्यारे। मिस्टर मेहता तो भी क्यारे हैं, कुंवारे यानी कुंवारे हैं। यहाँ रोग सभी फिलासफरों का होता है। उसके बाद अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मिजाज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी, और यहाँ वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते थे जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल सहृदय, कई हजारों की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने का भी फिक्र न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन किताब बंद करनी चाही तो अपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और भाई बहन में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन करने के लिए कमरे में लाई। राय साहब बोले, अगर मेहता साहब बड़े खुश मिजाज हैं और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते हैं, तो आप फिलासफर ना होंगे। जब आपने चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लादकर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। उसके बाद उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यही समझिए श्रीमती जी, संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते। बेचारा ना अपना उपकार कर सके ना ही औरों का। पब्लिक उसे आशा तो रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर में माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है। उसके बाद लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हुआ। चलो यहाँ पे छोड़ते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ मिसेज खन्ना से देखते हैं। मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। मिसेज खन्ना को क्या लिखने का शौक था? कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन घर के काम का धंधों से व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं को सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा। उसके बाद संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द, अनुराग, लगन, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या
मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो उसका आपका प्रचार दुगना हो जाएगा। लखनऊ में ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक ना बन जाए। उसके बाद, अगर धन मेरे जीवन का आदर्श है तो मैं इस दशा में ना होता। मुझे भी ना धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा जीवन का ध्येय और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। उसके बाद, आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरचकों में लिखूंगा। संरचकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद आपके करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, हाँ, यह खुशामद नहीं है देवी, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। उसके बाद संपादक जी वहां सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सहृदय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद करवा दूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गईं, आंखों में गर्व की ज्योत चमक उठी। यहाँ वहाँ बहुत शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषोत्त उत्तेजित हो जाता है। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस वज्र सभा में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो उन धमकियों से डर जाए कि उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। उसके बाद मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी नीति नहीं आती कि आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कतरी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचना में आग और विष जरा कम दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट में काफ़ी मदद दिला सकती हूँ। आपको तो अपने देख लिया, आपसे अपील की, खुशामद की, अपने कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलेंगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित ना होंगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईसी और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार चक्कर लगाएंगे। उसके बाद ओंकारनाथ के साथ बोले, अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी। मैंने अपने सिद्धांतों का सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत का पुजारी हूँ। ये महत्वपूर्ण है कि मैं सिद्धांत का पुजारी हूँ। ये बात किसके लिए कही गई है? ओंकारनाथ के लिए। मैं इसे दंभ कहती हूँ, आपकी इच्छा।
धन की परवाह नहीं करते, सिद्धांतों का खून करके नहीं। उसके बाद तो आपके पत्र विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे के पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं है। आप इसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकार नाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उसकी हिमायत की। तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं और उधर से मारे जाएं, तो पत्र कैसे चलेंगे? मिस मालती ने दया करना सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलवाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं का प्रचार का कोई अधिकार नहीं। आप मजबूर हैं तो सिद्धांतों का ढोंग छोड़िए। मैं सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूँ। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रखता, वह चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। उसके बाद मेहता जो थे वो खिल उठा। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार भी शक्ति भी है, केवल तितली नहीं संकोच जाता है। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना धूर्तता और मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं। मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलॉसफी में डूबा हुआ है। मालती ने उसकी लगाम खींची। अच्छा, आपको फिलॉसफी में दखल है? मैं समझती थी आप बहुत पहले अपने फिलॉसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंक और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलॉसफरों को हमेशा फक्के मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलॉसफर अगर मोहों पर विजय न पा सके तो फिलॉसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलॉसफर ना ठहरे। उसके बाद मेहता ने आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। आप क्या जानते हैं? आम भी उसी दशा में फले फूले जिससे बबूल या ताड़। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन को उपयोग कर सकूं। ओंकार नाथ समिष्टवादी थे, व्यक्ति को इस प्रधानता को स्वीकार करते हैं। देखो, ये कोटेशन जो है महत्वपूर्ण है कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं उसी दशा में आम भी फलें फूलें जिस तरह से बबूल के ताड़? तो ये जो है महत्वपूर्ण कोटेशन है। किसका है? मेहता साहब का। उसके बाद इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधा के लिए 1000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी मजदूरी में कर देगा, तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूर के हाथों में अधिकार होता, तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलॉसफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या ना करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते?
उसके बाद मेहता ने संकोच भाव से कहा कि इसलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। ये बात कौन कहता है? मेहता साहब। महत्वपूर्ण है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद तलाक का बिल तो हो, शायद उसका पहला उपभोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर बिस भरी आंखों से देखा और कहा, मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही हो खन्ना तुम्हें मुबारक रहे और मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले स्वाधीन, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये बात किसकी है? मिस्टर मेहता की। उसके बाद तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत, वह उनके लिए जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्या करे। इसीलिए भी मुक्ति चाहते, सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत काम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सकें। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्तित्व की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। उसके बाद धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन या प्रोग्राम था। जैसे टाइम था कि 10 बजे से 1 बजे तक धनुष यज्ञ होगा। उसके बाद 1 से 1 बजे से 3 बजे तक प्रहसन नाटक होगा। तो भोजन की तैयारी शुरू हो गई थी। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छुआछात का कोई भेद न था। सभी जातियां और सभी वर्णों के लोग साथ में भोजन करने बैठ गए। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। ये पॉइंट याद रखना है कि 25 से कम न थी। और उसके बाद ये वाला पॉइंट कि धनुष यज्ञ का समय क्या था? 10 से 1। प्रहसन नाटक का 1 से 3। उसके बाद शराब भी थी, मांस भी था। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, फोक्ते, कबाब, पुलाव, मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे वो पसंद हो वो खाए। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद भोजन शुरू हो गया। मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारों का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। आज ही और कुछ नहीं सही तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं? मिर्जा खुर्शीद यहाँ काम आपके सुपुत्र, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देहें,
चांद के बाल सपाचट, छलकिया अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। ऊपर से हैट लगा लेते। कौंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार समय खर्राटे लेते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जाना। बड़े दिल्लगी बाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बिसरे ठीकों का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर समझताई एक मेंस से अशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म देते थे। जो कुछ कहा जाता वहीं छोड़कर सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लेंगे और कुछ निकलेगा उसी में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों से जाल करके उनसे 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश हो गए, वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुए। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। उसके बाद बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। राय साहब ने पुरानी मुलाकात थी, कुछ मदद की और कुछ अन्य मित्रों की मदद से उन्हें जूते की दुकान खोल दी। अब वह लखनऊ की सबसे चलती हुई दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री। जनता उन पर ही थोड़े दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तलुकदार के नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। आप हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। 100 रुपए की एक थैली। उस 100 रुपए, लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा, मंजूर है। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रखिए। उसके बाद मिर्जा जी तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश पूरी ना हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के लिए काले तिल पर समरकंद और बेखारा के सभी कुर्बान कर दिए। आज आप सभी साहबों की जमावरदी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। इसके पास जो कुछ हो सच्चे सुरमा की तरह निकाल कर रख दें। इसको इल्म की कसम, मसूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाएं। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जहीद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती हैं। उसके बाद भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक जेब की तलाशी शुरू कर ली। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 50 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब, वहाँ नाम बड़े दर्शन थोड़े। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी, आपके जेब में 50 रुपए। लाहौर बिला कुव्वत, कहा मेहता, आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कीजिए। खन्ना सिसियाकर बोले, अजी उनके पास एक भी पैसा ना होगा
कौन जानता है कि वह आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। उसके बाद खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा, तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। भाग 6 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत कंटेंट है और बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी पढ़ने को है, तो इसको 2 पार्टों में करेंगे। तो आज के पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसकी आगे की कहानी को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।